हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के 25 चैप्टर अर्थात यज्ञ पुरुषीय अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सूत्र स्थान के चैप्टर्स एंड इसके क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। ठीक है, सूत्र स्थान में टोटल 30 चैप्टर हैं। ये 30 चैप्टर जो है 7 चतुष्क में एंड 2 संग्रह में डिवाइडेड है। हर एक चतुष्क में टोटल 4 चैप्टर हैं, तो इस तरह 7 चतुष्क में हो गए 28 चैप्टर और प्लस 2 संग्रह मिला के हो गए 30 चैप्टर। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 25, 26, 27 एंड 28 जिसमें से 25 चैप्टर आज का पढ़ना है, 25वां चैप्टर, वो आते हैं अन्नपान चतुष्क अर्थात 7th चतुष्क में। ठीक है, इससे पहला जो चतुष्क है अर्थात 6th चतुष्क जिसका नाम है योजना चतुष्क, उसमें आ गया चैप्टर 21 to 24। अब क्रोनोलॉजी यह समझना है कि जो योजना चतुष्क है उसमें हम पढ़ते हैं चिकित्सा के बारे में। स्पेशली जो चैप्टर नंबर 22 है उसमें चिकित्सा के 6 उपक्रम को बताया गया है। तो बात यह है कि योजना चतुष्क के बाद ही अन्नपान चतुष्क क्यों आया, तो उसका यह आंसर है कि जो चिकित्सा होता है, चिकित्सा के बारे में हम जानते हैं कि चिकित्सा मेनली किसके लिए करते हैं, व्याधि को हरने के लिए। लेकिन उससे पहले यह भी जान लेते हैं कि व्याधि को हरना तभी पॉसिबल होगा जब हम अन्नपान जो डाइट वगैरह जो है सही से लें। इसीलिए इस योजना चतुष्क के जस्ट आफ्टर जो है ये अन्नपान चतुष्क के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये अन्नपान चतुष्क है जिसका पहला चैप्टर है यज्ञ पुरुषीय अध्याय। अब यज्ञ पुरुष क्या है उसके बारे में जानते हैं। यज्ञ पुरुष का अर्थ होता है कि जिससे पुरुष उत्पन्न हो, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ये हुआ है क्योंकि ये चैप्टर मेनली कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड है। एक संभाषा परिषद हुआ था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन यह था कि जिससे पुरुष उत्पन्न हुआ है उन्हीं से रोग की उत्पत्ति हुई है या नहीं। आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है इस चैप्टर का जो है सब्जेक्ट मैटर देखते हैं। तो इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर यह है कि अन्नपान जो है, यानी जो भी फूड हम लेते हैं साथ में जो भी ड्रिंकेबल चीज़ है, उनके गुणों को बतलाना ही इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। ये चैप्टर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है आपका ये राशि पुरुष एंड रोग की उत्पत्ति का कारण। जो यज्ञ पुरुष है यानी कि जिससे पुरुष की उत्पत्ति हुई वो तो है ही, साथ साथ एक और चीज़ ऐड किया रोग। इन दोनों की उत्पत्ति का क्या कारण है वो है फर्स्ट सेक्शन में दिया हुआ उसके बारे में, और जिसके लिए जो टोटल 9 थ्योरीज 9 वाद दिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है ये जो पुरुष एंड रोग हो गए उत्पन्न हो गए तो फिर इनकी वृद्धि का क्या कारण है, ये सेकेंड सेक्शन है। और इसमें मेनली 2 चीज़ दिया है कि एक तो आहार का जो डिफरेंट भेद, एंड सेकेंड जो अग्रय औसत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टोटल 152 अग्रय औसत के बारे में बताया गया है। और थर्ड सेक्शन जो है वो है आसव, उनके बारे में। तो आसव के टोटल 9 योनि हैं एंड 84 टाइप्स जो है वो पथ्य आसव हैं, उनके बारे में बताया है। और इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ श्लोका है 51। ठीक है, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पुरुष, यज्ञ पुरुष जो दिया है तो वो पुरुष क्या है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो पुरुष के बारे में बताया है कि आत्मा इंद्रिय मन अर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञा का, यानी कि ये जो 4 हैं, एक आत्मा, दूसरा इंद्रिय, थर्ड है मन एंड फोर्थ मन के जो अर्थ हैं, इन चारों का जो संयोग होता है ना उसे पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है उस पर आते हैं, यानी कि जो है पुरुष की उत्पत्ति एंड रोग की उत्पत्ति। ठीक है, उनसे संबंधित जो भी संभाषा परिषद जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आते हैं। तो यहाँ पर आचार्य की उपस्थिति 10 बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ टोटल 10 ही ऋषि आए थे, ऋषि तो बहुत सारे आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जो क्वेश्चनिंग हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टोटल 9 ऋषि आए थे। ठीक है, वो 9 ऋषि और साथ साथ एक क्वेश्चन करने वाले जो प्रश्नकर्ता उनको मिला करके 10 बताया गया। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले एक काशीपति वामक थे। ठीक है, ये राजा थे वामक। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। उनका क्वेश्चन यह था कि जो पुरुष होते हैं, ठीक है, और जो रोग होता है, तो इन दोनों की उत्पत्ति का कारण सेम है या डिफरेंट है, यानी कि द कॉजेटिव फैक्टर फॉर ओरिजिन ऑफ पुरुष एंड रोग इज सेम और व्हाट। तो इनके क्वेश्चन करने के बाद पुनर्वसु आते रहे थे,
भगवान आत्रेय पुनर्वसु या भगवान पुनर्वसु जो हैं, इन्होंने बचे हुए ऋषि, वहाँ पे जो भी ऋषि आए हुए थे, उन सभी से आग्रह किया कि आप इनके शंका का समाधान करें। जिसके बाद एक एक करके जो है 9 ऋषि आए और उनके शंका का समाधान करने के लिए अपना अपना थ्योरी दिया। तो सारे थ्योरी के बाद एक और बात है कि पहले वालों ने जो थ्योरी दिया, नेक्स्ट वालों ने उसके थ्योरी को रिजेक्ट करके नया थ्योरी दिया। जैसे कि पारीक्षी ने आत्मवाद दिया, तो यहाँ शार्लोमा ने आत्मवाद को डिस्कार्ड किया और एक अपना अलग थ्योरी दिया, सत्ववाद। और इस थ्योरी में क्या क्या है वो ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, यहाँ पे मेन जो है जो भी थ्योरी दिया वो याद करना इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, उनके आंसर जो भी क्वेश्चन का आंसर था, सबसे पहले जो थे मौदगल्य पारीक्षी। मौदगल्य पारीक्षी मेनली जो मुदगल गोत्र के थे, इनका नाम पारीक्षी था। इन्होंने इनके आंसर को आत्मवाद से दिया। एक एग्जांपल से बस इसको समझाता हूँ, बाद बाकी जो भी है अलग थ्योरी आप कोशिश कीजिएगा बुक से देखने का। ठीक है, तो आत्मवाद में इन्होंने यह कहा कि जैसे पुरुष हैं और जो भी रोग हैं, ये दोनों आत्मज हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों की उत्पत्ति आत्मा से होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि हाँ, दोनों की उत्पत्ति का कारण आत्मा है, इसलिए इन्होंने आत्मवाद दिया, स्पिरिट थ्योरी दिया। इसके बाद जो है शार्लोमा आए और इन्होंने आत्मवाद को डिस्कार्ड किया कि नहीं, ये तो गलत है, और उसके बाद इन्होंने सत्ववाद दिया। ठीक है, इसके बाद फिर वायुर्वेद आए। वायुर्वेद ने कहा कि सत्ववाद गलत है। इन्होंने उनके आंसरिंग को जो है, क्वेश्चन जो था पुरुष एंड रोग की उत्पत्ति का कारण, उसका आंसर यह दिया कि रसवाद है, यानी कि रस की वजह से ये सब ओरिजिन हुए। सत्ववाद में सत्व का अर्थ होता है मन। ठीक है, देन हिरण्याक्ष आए और इन्होंने षड धातुवाद दिए, 6 एलिमेंट थ्योरी। इसके बाद कौशिक आए और इन्होंने मातृ पितृवाद दिए, जो पेरेंट का थ्योरी है, माता एंड पिता, वो ओरिजिन है पुरुष एंड रोग का। देन भद्रकाप्य आए, इन्होंने कर्मवाद दिया, कर्म मीन्स एक्शन। कर्मवाद को डिस्कार्ड करते हुए भरद्वाज आए और उन्होंने स्वभाववाद दिया, स्वभाव, नेचर थ्योरी। देन इनके थ्योरी को भी रिजेक्ट किया कंकायन ऋषि ने और इन्होंने प्रजापतिवाद दिया। प्रजापतिवाद हो गया गॉड जो क्रिएटर होते हैं वो। देन आफ्टर जो लास्ट में भिक्षु आत्रेय आए, इन्होंने इन सभी को रिजेक्ट करते हुए कालवाद दिया। तो यहाँ पे जितने भी ये 9 ऋषि आए थे, उनके एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि जो पुरुष हैं एंड जो रोग हैं, इनकी उत्पत्ति का क्या कारण है, तो उन सभी ने अपना अपना थ्योरी दिया, साथ साथ जो उनके पहले वाले थ्योरी का रिजेक्शन भी किया। तो उसकी वजह से हुआ यह कि कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला था। तो फिर सबसे लास्ट में जो है पुनर्वसु आत्रेय जी को आना पड़ा और उन्होंने फाइनल कंक्लूजन थ्योरी दिया। उन्होंने फाइनल कंक्लूजन थ्योरी यह दिया है कि जो भी भाव है ना, जितने भी भाव होते हैं, उन सभी भाव की यदि संपत्ति हो, ठीक है, तो उससे पुरुष की उत्पत्ति होगी। लेकिन उसी भाव की यदि विपत्ति आ जाएगी तो रोगों की उत्पत्ति होगी। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपने जो भी 9 ऋषि थे वो गलत थे, उन्होंने कहा कि सबने सही कहा है, लेकिन सभी के थ्योरी को मिक्स कर दिया जाए, मिला करके यदि कोई फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए तो वो ये है कि जो भी भाव हैं जिनकी वजह से उत्पत्ति होती है, उन्हीं भाव का जो है विपत्ति आ जाए, विकृति आ जाए, तो फिर रोग उत्पन्न होगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि पुरुष एंड रोग की उत्पत्ति का क्या कारण है, उसका समाधान किया। आप सभी एक बार इसके थ्योरी को जो है बुक से पढ़ लें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि कौन से थ्योरी किसने दिया, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो याद रखना है। जैसे कि वायुर्वेद ने रसवाद दिया, शार्लोमा ने सत्ववाद दिया, और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको सीक्वेंस में याद रखें, क्योंकि जो भी शार्लोमा है इन्होंने आत्मवाद को डिस्कार्ड करके सत्ववाद दिया, वायुर्वेद ने सत्ववाद को डिस्कार्ड करके रसवाद दिया है, तो वो सही। तो इसके बाद जो है इस चैप्टर का जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है उस पे आते हैं। तो सेकंड सेक्शन क्या था, पुरुष एंड रोग की वृद्धि का क्या कारण है। उत्पत्ति का कारण जो है वो तो फर्स्ट सेक्शन में कवर हो गया। अब जो वृद्धि का क्या हेतु है, उसके लिए फिर से वो जो काशीपति वामक ने जो पहला क्वेश्चन किया था, उन्होंने फिर से दूसरा क्वेश्चन किया कि ठीक है, आपने कहा कि भाव की संपत्ति से पुरुष की उत्पत्ति होती है और उसकी विपत्ति या विकृति से रोग की उत्पत्ति होती है, लेकिन अब इन दोनों पुरुष एंड रोग की वृद्धि का क्या कारण है वो बताएं। तो फिर पुनर्वसु आत्रेय अब यहाँ आ गए।
पहले भी फाइनल कंक्लूजन इन्होंने ही दिया था, फिर से इसके क्वेश्चन का आंसर इन्होंने ही दिया कि इनका आंसर है हित आहार और अहितकर आहार। यानी कि जो हितकर आहार हैं यदि उनका सेवन किया जाए तो पुरुष की वृद्धि होगी, और यदि अहितकर आहार का सेवन किया जाए तो रोग की वृद्धि होती है। ये सिंपल सी बात है, हम सब भी जानते हैं हितकर या होलसम डाइट, उसके वजह से जो हमारा बल्ले वगैरह सब बढ़ता है। तो यहाँ मेनली पुरुष के बारे में कहा है, बल्ले के बारे में। साथ साथ जो अनहोलसम डाइट है उसके वजह से डिजीज होती है, तो रोग की वृद्धि होती है। जिसके लिए लाइन भी दिया है कि हित आहार उपयोग एक एव पुरुष वृद्धि करो, यानी कि हित आहार से पुरुष का वृद्धि, एंड अहित आहार उपयोग पुनः व्याधि निमित्तम इति, यानी कि अहित आहार से क्या होगा, फिर व्याधि होगा। तो आत्रेय जी की इस आंसर के बाद जो है अग्निवेश जी ने एक क्रॉस क्वेश्चन इनसे किया कि आपने जो भी हितकर एंड अहितकर आहार बताया है वो हम कैसे मानेंगे, उनको कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यह देखा गया है कि जो आहार जो भी मात्रा, काल, क्रिया, देश, भूमि, इन सभी के वजह से क्या होता है कि जिसको हम हितकर मानते हैं वो भी जो है पर्सन को अहितकर हो जाता है। जैसे कि मात्रा के अनुसार यदि ज़्यादा खा लिए या फिर काल के विपरीत हितकर आहार का ही सेवन किए तो वो भी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, वो भी रोग का कारण होता है। तो फिर ये हितकर एंड अहितकर आहार को हम कैसे डिसाइड करेंगे। अग्निवेश जी के इस क्वेश्चन का जो है पुनर्वसु आत्रेय ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि उन्होंने कहा कि हितकर आहार वैसे आहार होंगे जो आहार यदि समान मात्रा में जो भी हमारे शरीर की धातु हैं यदि वो साम्य अवस्था में है तो उसको स्वाभाविक प्रकृति रूप में ही रखेगी, उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगी। और यदि विषम मात्रा में धातु हो गए हैं तो उसको वापस उन धातुओं को साम्य अवस्था सम मात्रा में ला दे, तो वो हितकर आहार होंगे। जैसे यहाँ दिया है कि सामांश एवं शरीर धातु न प्रकृतो स्थाप्यते, यानी कि जो भी शरीर की धातु है यदि समान रूप से है तो उसको प्रकृति रूप में स्थापित करें, उसको वैसे ही स्वभाव से रहने दे, उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करें। लेकिन विषमांश समीकरति, लेकिन यदि विषम रूप से आ गया है कोई भी धातु, उसमें वैषम्यता आ गई है तो उसको वापस साम्य अवस्था में उसके समान रूप में ला दे, तो वो हितकर आहार है। जबकि इसके जो विपरीत होंगे वो अहितकर होंगे, विपरीत जो द्रव्य होंगे वो अहितकर आहार होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सम धातु है हमारे शरीर में तो उसको विषम बना दे, और जो विषम है उसको और भी ज़्यादा विकृत कर दे, तो वो हो जाएंगे अहितकर। तो इसके बाद जो है इस सेकंड सेक्शन का मेनली दो पार्ट हमको पढ़ना था, आहार का जो भेद है एंड अग्रय औसत। तो यहाँ मेनली आहार के भेद भी आते हैं। तो आहार का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कि कहा है कि आहार एक ही तरह का होता है। लॉजिक क्या है कि सभी में जितने भी तरह के आहार होते हैं ना उसमें आहारता ही तो होती है, चाहे हितकर आहार ले अहितकर आहार ले, सब तो आहार ही होती है ना। तो उस वजह से इन्होंने कहा कि एक प्रकार का एक अलग क्लासिफिकेशन है जिसमें कह रहा है कि आहार दो तरह के होते हैं। बेसिस क्या है, तो पहला बेसिस तो है योनि, यानी हैबिटेट के बेसिस पे कि वो प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है। तो यदि प्लांट ओरिजिन है तो वो स्थावर हो गए, जैसे कि आप जो भी फल वगैरह खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो हो गए। सेकेंड है जांगम, एनिमल ओरिजिन, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, मीट हो गया, ये सब। एक और क्लासिफिकेशन है दो तरह के लिए, वो है प्रभाव बेसिस पे, इफ़ेक्ट बेसिस पे, कि वो हमारे बॉडी में होलसम है या अनहोलसम है, बेनिफिशियल है या नॉट बेनिफिशियल, उसके बेसिस पे हितकर एंड अहितकर आहार हो गए। इसका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें बताया गया कि आहार चार तरह का होता है। वो भी बेसिस क्या है, इसका यूजेज, किस तरह उपयोग कर रहे हैं, कि उसको हम ड्रिंक कर रहे हैं या फिर च्यूइंग कर रहे हैं या फिर ईट कर रहे हैं या फिर लीक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हो गया। ड्रिंक कर रहे हैं तो पान, ईटेबल है तो अशन, लीकेबल हैं जैसे कि च्यवनप्राश वगैरह है तो वो हो गया लेह, एंड च्यू, चबा कर खा रहे हैं तो वो हो गया भक्ष्य। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आहार का कि आहार 6 तरह के होते हैं। वो बेसिस क्या है इसका, रस, षड्रस हम जानते हैं, तो उस आहार का रस कैसा है उसके बेसिस पे 6 माना गया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कसाय।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आहार, वो 20 तरह का है और ये आप अच्छे से जानते हैं। वो 20 गुरुवादी गुण को, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिर एंड सूक्ष्म विशद। और इसके बाद जो इनका अपोजिट है, जैसे गुरु का लघु हो गया, शीत का उष्ण हो गया, तो इस तरह ये 10 और प्लस 10 टोटल 20 जो गुरुवादी गुण होते हैं उन्हीं को यहाँ पे मेनली कंसीडर किया गया है। एक लास्ट क्लासिफिकेशन है आहार का, वो बताया कि आहार अपरिसंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसका बेसिस क्या है कि जो भी आहार के द्रव्य होते हैं उनका कॉम्बिनेशन किया जाए, जैसे कि 2 आहार 3 आहार को मिला करके, यदि रस में ही है तो मधुर प्लस अम्ल मिला दिया जाए, मधुर प्लस अम्ल प्लस लवण मिला दिया जाए, या अम्ल प्लस लवण मिला दिया जाए। ये रस के बेसिस पे हुआ या अदर भी बेसिस पे, तो उन सभी आहार द्रव्य का या तो कॉम्बिनेशन किया जाए या फिर उसमें संस्कार कर दिया जाए, प्रिपरेशन किया जाए। तो ये क्या होंगे, ऐसे में इनफाइनाइट होंगे, इन्यूमरेबल हो जाएंगे। तो ये हो गया आहार का एक और क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो है ये चार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो है मेनली जो आहार द्रव्य हैं, कुछ कुछ आहार द्रव्य दिए हैं जिनमें कौन हितकर हैं और कौन अहितकर हैं, हमारे लिए होलसम एंड अनहोलसम है, किसकी वजह से हमारा पुरुषार्थ आएगा और किसकी वजह से हमें डिजीज होगा, रोग होगा। ये इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। जैसे कि सबसे पहले लिया गया सूक धान्य वर्ग, तो सूक धान्य वर्ग में जो लोहितशाली रक्तशाली होते हैं वो हितकर हैं, जबकि यवक जो होते हैं जौ वो अहितकर होते हैं। ऐसे ही समी धान्य वर्ग में जो मुदग यानी मूंग की दाल होती है वो अहितकर, जबकि मांस या उड़द की दाल वो अहितकर होती है। जल में भी जो अंतरिक्ष यानी कि जो आकाश अंबर से आता हुआ जल है वो हितकर है, जबकि वर्षा ऋतु में जो है नदी का जल है वो अहितकर होता है। ऐसे ही लवण में सैंधव लवण हितकर एंड औसर लवण जो है अहितकर होते हैं। देन शाक पत्र में जो है जीवंती की साग जो है वो हितकर, जबकि सशर्प यानी कि सरसों की साग वो अहितकर होते हैं। ऐसे ही मृग मांस मेनली जो भी पशु का मांस होता है उसमें, तो एने ये हिरण का एक प्रजाति है वो हितकर होते हैं, जो मेनली लघु होते हैं। गौ मांस जो होते हैं वो अहितकर होते हैं। इसके बाद जो है पक्षी वर्ग है, बर्ड्स, उसमें जो है लावा पक्षी वो हितकर, जबकि कान कपोत हुआ कबूतर एंड कान हुआ जंगली, तो जो जंगली कबूतर है वो अहितकर होते हैं। ऐसे विलेय से यानी बिल में रहने वालों में जो गोहा होते हैं वो हितकर रहते हैं, जबकि मंडूक यानी मेढक जो है अहितकर। देन मत्स्य मछली प्रजाति में रोहित मछली हितकर एंड चिलचिम अहितकर। घी एंड दुग्ध दोनों में गाय का दुग्ध एंड गाय का घी हितकर होता है, जबकि मेसी यानी भेड़ जो होती है, भेड़ी फीमेल भेड़, उनका घी एंड दुग्ध अहितकर होते हैं। देन स्नेह में जो स्थावर स्नेह यानी कि जो प्लांट ओरिजिन है, तो उन स्नेह में जो तिल का तेल जो होता है वो हितकर, जबकि कुसुम्भ का तेल जो होता है वो अहितकर होता है। देन मृग वसा, यहाँ फैट की बात हो रही है, तो आनूप प्रदेश का जो मृग वसा है, जो पशु हैं उनकी वसा में जो है वाड़ा यानी सुअर का वसा हितकर, जबकि महिष यानी भैंस का जो वसा है वो अहितकर होता है। अब मछली की वसा या चर्बी फैट की बात की जाए तो उसमें जो मछलियों मत्स्य में जो चुलुकी मछली है उसका वसा हितकर एंड कुंभीर मछली का वसा अहितकर। ऐसे ही जो जलचर पक्षी जो पानी में रहने वाले पक्षी हैं उनकी चर्बी की बात की जाए तो उसमें जो पाक हंस होते हैं उनका वसा हितकर एंड काक मुदक जो होते हैं उसका वसा अहितकर होता है। ऐसे ही विसिकर पक्षी वो हो गए बेसिकली जो चोंच मार के खोद कर खाते हैं ना, उसमें तो उसमें जो कुक्कुट है यानी मुर्गी, उनकी वसा उनकी चर्बी हितकर एंड चटक का वसा अहितकर। ऐसे ही शाखाद मेदस जो हैं उसमें बकरी का जो है जो शाखागत है उनमें जो बकरी होती है जो उनका जो वसा है वो हितकर है, जबकि हाथी उनका मेद जो है वो अहितकर होता है। मेद मेनली यहाँ एडिपोज टिश्यू फैटी हुआ। देन कंद, ठीक है, कंद में जो है अदरक हितकर एंड आलू अहितकर। ऐसे भी अदरक के बारे में श्रृंगवेर कंदा नाम करके एक श्लोक भी था, तो वो बेस्ट होता है। देन फल में जो है मृद्विका बेस्ट एंड लकुच वर्स्ट। देन इक्षु विकार जो शुगर केन का जो डिफरेंट प्रोडक्ट होता है उसमें शर्करा बेस्ट एंड फानित वर्स्ट होता है। इसके बाद जो है इस चैप्टर का जो है सबसे लास्ट और थर्ड सेक्शन जो है आसव, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आसव के बारे में बताया कि एशाम आसव नाम आसुत तत्वाद, आसव संज्ञा यानी कि जो ये आसुत है ना, आसुत का अर्थ होता है संधान क्रिया। ठीक है, संधान क्रिया में लिए आसव अरिष्ट ये सब आते हैं, आप भेषज कल्पना में इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो उस संधान क्रिया होने के कारण इसका नाम
आसव दिया गया है। ठीक है, तो इस आसव में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद करने वाला ये टेबल ही है, जिसमें मेनली आसव की 9 योनि है और उसमें जो आसव के टोटल 84 टाइप्स हैं। 9 योनियों में 9 सोर्स हैं। ठीक है, ये 9 सोर्स के लिए एक सिंपल श्लोका भी है, या भी ये भी याद रख सकते हैं, जिसमें धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वक एंड लास्ट एक हो गया ये शर्करा। 8 + 1 9। तो ये 9 योनियाँ हैं। इन 9 योनि को याद रखना इम्पोर्टेंट है। साथ साथ किस योनि में कितने तरह के आसव बनते हैं उनको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि धान्य आसव में टोटल 6, देन सारा आसव उसमें 20। ठीक है, ये सार का आसव हुआ। देन पत्र का आसव, इसमें टोटल 2 टाइप्स। देन फल आसव 26, पुष्प आसव 10, त्वग आसव 4, मूल आसव में टोटल 11 एंड कांड आसव में 4 एंड फाइनली शर्करा आसव में 1। इसको यदि असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना है तो इस तरह लिख सकते हैं, शर्करा 1, देन पत्र 2, कांड 4, त्वक 4, धान्य 6, पुष्प 10, मूल 11 एंड सार 20, देन आफ्टर फल इसमें 26 हो गए। तो इस तरीके से आसव की जो है ये 9 योनियाँ हो गई और हर योनि में कितने तरह के आसव बन सकते हैं वो। अब इसमें जो है अलग अलग आसव के अलग अलग टाइप्स भी दिए हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला धान्य आसव ही है, तो इसमें जो टोटल 6 आसव बनते हैं उसमें शूरा, सौवीर, तुषोदक, मेरे या मेदक, ये सभी धान्य मतलब ये टोटल 6 धान्य आसव बनते हैं। तो आप चाहे तो उसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको यह याद रखना ज़रूरी है। जिसमें ये धान्य आसव जो है ना, ये मेनली किसके हेल्प से बनते हैं, जो धान्य वर्ग होते हैं, सूख एंड सिंपल धान्य वर्ग, उनके हेल्प से, उनमें आए हुए 6 धान्य उनके हेल्प से। देन सार के हेल्प से, जो प्लांट का सार भाग होता है उससे ये बनता है। देन लीफ जो पत्र होते हैं उससे ये 2 तरह के आसव बनते हैं। देन फ्रूट जो फल हैं उनसे 26, देन पुष्प यानी फ्लावर उससे 10 तरह का आसव बनता है। देन त्वक जो स्टेम का बार्क होता है मेनली, उनसे 4 तरह का आसव। देन मूल रूट पार्ट से 11 टाइप्स ऑफ आसव। देन कांड पार्ट जो होता है स्टेम, उनसे 4 तरह का। एंड फाइनली जो है आपके ये शर्करा, इनसे 1 तरह का आसव बनता है। बात करते हैं आसव के गुण की बात। तो आसव के गुण मेनली ये 3 पॉइंट में सब कवर हो रहा है कि आसव जो है मन, शरीर एंड अग्नि, इन तीनों को बल प्रदान देता है। मन का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, शरीर का स्ट्रेंथ है, अग्नि बल भी बढ़ाता है। साथ साथ अस्वप्न या अनिद्रा के वो शोक एंड अरुचि, इन तीनों को नाश करता है और फाइनली हर्ष उत्पन्न करता है। इसी के लिए श्लोका भी है कि मन, शरीर, अग्नि, बल प्रदान। ठीक है, पहला पॉइंट। देन अस्वप्न, शोक, अरुचि, इनका नाशन, सेकेंड पॉइंट है संघर्षणानाम। तो इस तरीके से ये आसव भी कवर हुआ। तो इस चैप्टर में जो हमारा एक पॉइंट बच गया, अग्रय औसत, जो टोटल 152 टाइप्स के होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट है फॉर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर यूजी एंड वाइवा, इन सभी के लिए। तो बेहतर होगा कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लिया जाए। सो वेट फॉर अग्रय औसत, एंड तब तक जो है इन सारे एटलीस्ट क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स को आप याद करने का कोशिश करें। एंड थैंक यू।